तो आज हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे कॉमन चैप्टर है। दारू का पैक बनाने से लेकर सुबह की चाय बनाने तक, कोल्ड ड्रिंक में पानी मिलाने से लेके मैगी में मसाला डालने तक सब विलयन ही है। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अब जानते तो हम लोग बहुत कुछ है। शराबी भी जानता है, उससे बस पूछ लो कि कितना V/V बनाए, बता नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे पूछो कितना पैक बनाए, बता देगा 25-75 बनाए हैं। तो जानते तो हम लोग सब कुछ है, देखे हम लोग सब कुछ है, बस उसको विज्ञान से रिलेट कर देंगे। वही काम आज हम लोग करेंगे विलयन में। अब सबसे पहले आया शब्द विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन होता है हमारा एक तरीके का मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर यानी कि मिश्रण, यानी विलयन मतलब 2-3 चीज़ को आपस में मिला दिए, सोडा में दारू डाल दिए, हो गया मिक्सचर। लेकिन ये कैसा मिक्सचर होता है? ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनस। अब होमोजीनस का मतलब क्या हुआ? समांगी। अब पूछो समांगी मतलब क्या हुआ? जिसके हर अंग समान दिखे। अब हर अंग समान दिखने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जैसे मान लो सोडा डाले, दारू डाल दिए, दोनों जब डाल के ऐसे से मिला दो अच्छे से बोतल, तो क्या मिलने के बाद दोनों में अंतर दिख पाता है क्या? पानी अलग और वो अलग नहीं दिख पाता है, यानी हमको हर जगह बराबर दिखता है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन, ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और more components। सॉल्यूशन हमारा 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट घटकों को मिला के बना हुआ होमोजीनस मिक्सचर है। यानी विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो कि 2 या अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है। अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमारे सिलेबस में क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो कि 2 घटकों से मिलकर बना हो। किससे? 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमारे पूरा सिलेबस जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन पे ही, हमें बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, वो भी लिक्विड वाला, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। सबसे पहली बात, बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। अब सॉल्यूशन में या तो हो सकता है, मतलब नॉर्मली जब भी सॉल्यूशन बनाते हो तो एक चीज़ हमेशा ज़्यादा रहती है, एक चीज़ हमेशा कम रहती है, या फिर दोनों बराबर भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन आ जाएगी कि कोई एक ही उसका फिजिकल स्टेट डिफाइन करेगा। अभी आगे देखते हैं कहने का मतलब क्या है। अब बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। दोनों कंपोनेंट, एक को हम लोग सॉल्यूट नाम दे देते हैं, एक को हम लोग सॉल्वेंट नाम दे देते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? पहले सॉल्वेंट को देख लेते हैं। सॉल्वेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली ग्रेटर इन मास, मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रेटर इन मास यानी इसका द्रव्यमान ज़्यादा लेके चला जाता है। दूसरी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनरली ये ग्रेटर इन मास होती है। जनरली ग्रेटर इन मास होती है, मास में ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर मात्रा में दे रखा हो, तब क्या कहेंगे कि वो कंपोनेंट, वो घटक जो इस सॉल्यूशन का अवस्था डिफाइन करे। जैसे कि मान लो हम लोग कुछ लिए, उसमें चीनी भी डालें और पानी भी डाल दिए, दोनों बराबर मात्रा में लेके चले। ठीक, चीनी किस तरह रहता है? ठोस रहता है। पानी जैसा गीला गीला होता है। हम लोग दोनों को मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर है, लेकिन फिर भी मिलने के बाद हमें कैसा चीज़ मिलेगा? गीला गीला मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलेगा। तो वही चीज़ जो सॉल्यूशन की अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था को बताता है, उसे ही हम लोग क्या मान लेते हैं? सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पे पानी जो है इस सॉल्यूशन को बता रहा है कि पानी भी गीला, तो सॉल्यूशन भी गीला होगा, तो पानी हो गया हमारा सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट एक तो या तो मास में ज़्यादा हो, अगर मास में ज़्यादा ना हुआ तो डिफाइंस फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसका डिफाइन करे कि मतलब जैसा सॉल्वेंट होगा ये जो लेगा वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। डिफाइंस
फिजिकल स्टेट। अब आके रही बात सॉल्यूट की, सॉल्यूट यानी जो जनरली कम रहे, जनरली लेसर इन मास, या जनरली इसका मात्रा कम होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय, और इसको बोलते हैं विलायक। विलायक क्या होता है? जो सामान्यतः विलयन में कम मतलब अधिक मात्रा रहता है और वो विलयन की भौतिक अवस्था को बताता है। और विलेय क्या? जो कि कम होता है, बताता नहीं है, कम होता है, बस इतना ही लिखना पड़ता है। बताता तो ये, अब ये बताता है, इसका मतलब ये तो नहीं बताएगा। तो ये था हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ तक जैसे लिखे वैसे लिख लो, या अपने भाषा में लिख लो, जो भी समझ में आया हो। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नोट कर लो यहाँ तक। अब इसके बाद तब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, अब विलयन किस भाग, मतलब क्यों हम लोग बांटे इसको, इस प्रकार से बांटे कि विलयन की अवस्था में क्या मिलती है। अब विलयन की हमारी कितनी अवस्था हो सकती है? या तो ठोस होगी, या तो द्रव होगी, या तो गैस होगी। तो विलयन के हमारे पास कितनी वो हो सकती है? या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर विलयन तुम्हारा सॉलिड है तो इसका मतलब विलायक क्या होगा? विलायक भी सॉलिड होगा, क्योंकि विलायक ही तुम्हारे विलयन की अवस्था बताता है। अगर तुम्हारा विलयन सॉलिड है, इसका मतलब विलायक भी सॉलिड है। ठीक, तो अगर ये हमारा स्टेट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की जो अवस्था है, अगर वो सॉलिड है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग उसकी बात कर लें, सॉल्वेंट यानी विलायक, विलायक की अवस्था भी क्या होगी? सॉलिड होगी, ये भी सॉलिड होगा। और जब तुम्हारा विलयन लिक्विड है, इसका मतलब ये भी लिक्विड है। विलयन गैस है तो ये भी गैस है। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट कुछ भी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉल्वेंट जो रहेगा वही हमारा विलयन आएगा, ये हमें पता है। तो अगर हमारा सॉल्यूट, अगर एक बार हम लोग इसको लेके चलते, जब विलायक हमारा सॉलिड है तो हम लोग ये क्या क्या लेके चल सकते हैं? एक बार हम लोग मतलब सॉलिड ले लें, एक बार गैस ले लें, एक बार लिक्विड ले लें। सॉलिड में हम लोग तीनों चीज़ एक एक बार करके मिला सकते हैं, फाइनली हमें सॉलिड ही मिलेगा। फिर अगर लिक्विड हमारा है तो फिर हम लोग तीनों ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस रहेगा फिर हम लोग तीनों ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस तरीके से हमारे पास विलयन टोटल कितने प्रकार का मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्रकार का विलयन मिल गया। किस आधार पे? सॉल्यूट, मतलब हम लोग बांट चुके हैं। एक बार हम लोग सॉलिड में सॉलिड मिलाए, फिर गैस मिलाए, फिर लिक्विड मिलाए, फिर लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर इसमें तीनों मिला लिए। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, सॉलिड विलायक भी सॉलिड हो और सॉल्यूट भी सॉलिड हो। कैसा? मिश्र धातु का नाम सुना है? मिश्र धातु में क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्या ले लें, पीतल, हाँ कांसा। कांसा में क्या क्या मिला रहता है? ब्रोंज रहता है, जिंक मिला रहता है और कॉपर मिला रहता है। अगर हम लोग ब्रोंज की बात करें, ये हमारे एक तरीके का 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है ये भी, यानी कि ये क्या है? सॉल्यूशन है। पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन सुन के गीला ही गीला दिमाग में आए, कुछ भी हो सकता है। अब ब्रोंज किस चीज़ से मिलकर बना होता है? जिंक से, कॉपर से। जिंक कैसा होता है? ठोस होता है। कॉपर भी कैसा होता है? ठोस होता है। और ठोस 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 एक ही हो गया। अब सॉलिड में गैस की बात करें, सॉलिड में अगर हम लोग गैस मिलाने की कोशिश करें तो फोम, देखो फोम, गाड़ी गद्दी में जो फोम लगा रहता है, वो फोम कैसा रहता है? उसकी आकार तो निश्चित रहता है ना, लेकिन उसको दबाओ तो दबता भी है, क्योंकि उसके अंदर हवा भर दी जाती है। तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? सॉलिड में गैस का। अब सॉलिड में लिक्विड मिला लें, सॉलिड में लिक्विड कैसे मिलाएंगे हम लोग? नहीं, सॉलिड में लिक्विड, कोई एग्जांपल बताओ, कुछ भी ध्यान हो। सॉलिड में लिक्विड मिलाना है, सॉलिड में बर्फ थोड़ी ना हो इसमें।
सॉलिड समझ में आ रहा है लेकिन सॉलिड लिक्विड कैसे तो अब हम लोग सॉलिड में लिक्विड बनाते हैं, ठीक। सॉलिड में थर्माकोल में पहले कोई थर्माकोल में फेविक्विक। अब हमारे पास सोडियम होता है। सोडियम का नाम सुना है? किस अवस्था में होता है? ठोस। सोडियम ठोस होता है। सोडियम धातु होती है और ठोस अवस्था में होता है। हाँ, नमक कह रहा है सोडियम। सोडियम, केवल सोडियम धातु की बात कर रहे हैं। पारा का नाम सुना है? पारा किस अवस्था में होता है नॉर्मली? लिक्विड। अब हम लोग सोडियम में अमलगम का नाम सुने? अमलगम। अमलगम क्या होता है? पारा जब मिश्र धातु बनाता है तो उसी को हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो अगर सोडियम और पारा दोनों मिलकर मिश्र धातु बनाए, अमलगम बनाए, तो ये किस प्रकार का विलयन हो जाएगा? ये सॉलिड में लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, ये सॉलिड है, इसमें पारा मिला है जो कि लिक्विड होता है। तो हम लोग तीनों एग्जाम्पल देख लिए, सॉलिड में सॉलिड का, सॉलिड में गैस का, सॉलिड में लिक्विड का। अब लिक्विड में सॉलिड की बात करते हैं। पानी, चीनी। पानी क्या होता है? गीला होता है। चीनी क्या होता है? ठोस होता है। मिला दिए। अब लिक्विड में लिक्विड की बात करते हैं। 8 PM और 15 रुपये सोडा। अब लिक्विड में गैस की बात करते हैं। शेविंग क्रीम देखे हो? शेविंग क्रीम गीली गीली, वो वाली जो स्प्रे से निकलती है, फुस फुस, वो गीली गीली रहती है, लेकिन वो निकलती स्प्रे टाइप है, क्योंकि उसमें हवा भर दिया जाता है। अरे ले लो ना स्नो स्प्रे। स्नो स्प्रे ले लो। तो वो सब है। अब बात करते गैस में सॉलिड की। अब हमारे चारों ओर बहुत सारी हवाएं हैं। हवा है। हवा क्या होती है? गैस। पहले गैस है, हवा गैस होती है। अब गैस में क्या किए? हम लोग आदमी लोग मिक्स हो रहे हैं। मिक्स नहीं हुए। गैस में ढेर सारे धूल उड़ता रहता है। धूल क्या होता है? सॉलिड लेकिन दिखता है तो समांगी वो भी। तो हवा में धूल। अब गैस में लिक्विड कैसे मिलाएं? ये सोचने वाला विषय है। फिर से हम लोग लेंगे हवा। हवा में नमी होती है। नमी क्या होता है? समंदर के पानी। हाँ, तो वही होता है, वो हवा में मिल जाता है ना नमी, ओस। तो वो क्या हुआ? गैस में लिक्विड, हवा में हम लोग थोड़ा सा पानी मिल गया, नमी हो गई। अब गैस में गैस, एक चारों तरफ फैली वायु और एक मानव द्वारा निकाली गई वायु, दोनों मिल जाती है, मिक्स हो गई, तो गैस गैस। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टोटल कितने प्रकार का हुआ? 9 प्रकार सोल्यूशन हुआ। अब इसको पता है क्या करना है? इसका मतलब गैस से गैस जब मिलती है, हाँ। तो जो आदमी सूंघता है, हाँ। वो शुद्ध नहीं है। आदमी शुद्ध ऑक्सीजन सूंघता ही नहीं है। आदमी जो है, बात किए हैं भाई। हाँ, गैस भी शुद्ध नहीं सूंघता है। शुद्ध गैस, तुम पता है, पूरा मिक्सचर सूंघते हो। पूरे मिक्सचर में से तुम्हारा शरीर अंदर जो है वो केवल ऑक्सीजन यूज़ में लेता है, और बाकी ऑक्सीजन से जो CO2 निकाला वो अलग, और बाकी सब गैस निकलती वो अलग निकलती, सब है। उसमें भी लगभग 25% ऑक्सीजन सूंघता है। CO2 निकलता है, सूंघता, मतलब धरती पर ऑक्सीजन गैस ही सबसे ज़्यादा है लगभग, तो वही सूंघते नॉर्मली। बाकी सब भी अंदर आती है, तभी तो महक आती है हर चीज़ की, वरना फिर मुर्गा बन जाए फिर महक ही ना आए। उसकी बात नहीं करते, वो तो मैं तुम कह रहे हो कि शुद्ध गैस नहीं लेते ना? जो आदमी छोड़ता है हाँ, उसकी बात कीजिए। वो जो छोड़ता है वो भी कई सारे गैसों का मिश्रण ही होता है। वो भी एक तरीके का हमारा सॉल्यूशन ही है। देखिए हर जगह सॉल्यूशन है, फिर भी सवाल नहीं होता है लड़कों से, तो इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल ध्यान में हो ना ध्यान में हो तो लिख लो। तो अभी तक हम लोग सब कुछ बना दिए, शरबत बना दिए, दारू पैग बना के पार्टी उटी कर चुके हम लोग। अब पार्टी करने के बाद तो कल सुबह एग्ज़ाम हम लोगों का केमिस्ट्री का। अब पार्टी करते समय देखे नहीं कैसे कितना मिला दिया, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो वही देखेंगे कि कितना मिला है, ताकि कल एग्ज़ाम में जाके अच्छे से लिख सके कि दारू में ऐसे बनाना चाहिए तभी सही पैक बनेगा। तो वही देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि हम लोग किस चीज़ में कितना मिला रहे हैं उसको बताने के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं। से 25-75 बोल दिए तब क्लियर नहीं हो पाएगा ना कि 25 क्या है 75 क्या है, ऊपर से 25 ग्राम लिए हो कि 25 ml लिए हो कि 25 क्या लिए हो, तो वही सब प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन
टर्म का यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म यानी जो उसका कंसंट्रेशन बताए कि किस में क्या चीज़ है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले कंसंट्रेशन टर्म की, इसी से बात करेंगे। परसेंटेज W/W। W क्या होता है हमारा? भार, द्रव्यमान। ये W क्या है? द्रव्यमान। देखने से लग रहा है कि किसी भार में हम लोग कुछ भार डालेंगे वैसे ही कुछ आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम विलियन में, यानी तुम्हारे पास टोटल विलियन है 100 ग्राम का, पूरे तुम्हारे 100 ग्राम के विलियन में कितना ग्राम तुमने विलेय डाला है, उसी को हम लोग परसेंटेज W/W कहते हैं। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, ये दोनों ग्राम में। ठीक, यानी अगर ये हमारा 100 ग्राम लेके चलें तो 100 ग्राम में जितना भी हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, जितना भी हमारा उसमें विलेय रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज W/W। परसेंटेज है तो 100। अब इसका कहने का हम लोग नॉर्मली मतलब समझें तो अगर परसेंटेज W/W लेके चलते हैं, अगर हमारे पास दिया है कि कोई परसेंटेज W/W दिया है 10% W/W एल्कोहल है हमारे पास, एल्कोहल यानी C2H5OH। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी चीज़ लेके रखा है विलियन, अगर वो विलियन अगर हम मतलब 100 ग्राम उस विलियन में जिसमें भी ये है, उसमें 10 ग्राम क्या होगा हमारा? 10 ग्राम हमारा एल्कोहल है, और बाकी बचा 90 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। और नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग सॉल्वेंट क्या मान के चलते हैं? पानी। तो अगर कहीं ऐसे दे रखा है कि 10% W/W है, तो इसका मतलब उस 100 ग्राम विलियन में हमारा 10 ग्राम वो चीज़ है, बाकी 90 ग्राम विलायक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो पहली हमारा परसेंटेज टर्म था ये। अब दूसरे की बात करें, परसेंटेज W/V। ये भी देख के लग रहा है नीचे वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर रहेगा मास, W यानी मास ऑफ सॉल्यूट। अब परसेंटेज है तो इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है? हमारे 100 ml हमारे 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज W/W। आंसर परसेंटेज में आएगा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसका कहने का मतलब समझ लें, अगर हमारे पास दिया है कभी 10% W/V क्या है? शरबत है, शरबत, चीनी पानी, शरबत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शरबत। हम लोग सस्ता शरबत बनाए हैं, हमारे शरबत में क्या है? चीनी और पानी है, नींबू नहीं डालेंगे, इतनी अमीरी हमारे पास अभी नहीं आई है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 100 ml विलियन है, हमारा 100 ml वॉल्यूम लेना है ना, वो भी ml में, अगर हमारे पास 100 ml का हुआ तो उसका 10 ग्राम क्या होगा? चीनी, C12H22O11, ये हमारा चीनी है। 100 ml अगर हमारा है सॉल्यूशन तो उसमें 10 ग्राम ये होगा, बाकी बचा जितना भी हमारा बचेगा, ज़रूरी नहीं है कि 90 ग्राम बचे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100 ml में ही 100 ग्राम हो, चेंज हो सकता है। जैसे कभी कभी जाओगे तुम लेने तेल, फॉर्चून तेल, उस पर लिखा रहता है 1 लीटर, लेकिन ब्रैकेट में लिखा रहता है 952 ग्राम या ऐसे कुछ लिखा रहता है। 9.45। ये हमारा डिपेंड करता है किस पे? डेंसिटी पे। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। 100 ml में कितने ग्राम होगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ हमारा दिया रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी दी रहती है, और बाकी हमें पता है 100 ml में तो 10 ग्राम क्या होगा, ये होगा, बाकी दूसरा पूछ लेते हैं तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से इसको निकाल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया दूसरा। इसका मतलब क्या होगा? 100 ml में अगर इस तरह दिया है तो 10 ग्राम क्या है? ये है। अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं,
परसेंटेज V बाई V, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सब ml में रहेगा क्योंकि ml बाकी इन 200। इसका मतलब क्या है कि 100 ml में हमारा कितना सॉल्यूट है, इसी को हम लोग कहते हैं। अब यही चीज़ हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं पैक वैक बनाने में। 1 गिलास लेते हैं दारू, 3 गिलास लेते हैं पानी, मिला देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास दिया है कुछ भी, यहीं लिख के देखते हैं। चढ़ेगी। हाँ, चढ़नी तो नहीं चाहिए। वो सस्ते लोग यहीं पे जो शुरू करते हैं ना, वो ऐसे ही पीता है, सस्ता कम बनाता है, 25-75 बनाता है। जब लोग चरम सीमा पहुंचने लगते हैं उसके बाद कहते हैं क्या 25 क्या 75, उठाओ दारू और पी जाओ पूरा स्ट्रांग। और फिर गाना गाते अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो और भरी बरसात पे पी लेने दो। वो अगर तुमको वो गाना गाना है तब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। इस फार्मूले इस फॉर्मूले की की जरूरत ही नहीं, पूरा शुद्ध पियो। और या फिर दूसरा गाना वो वाला हो कि कौन सा है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, उसके लिए भी तुमको ये फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधे पी जाओ पूरा एकदम प्योर। ठीक, तो इसका मतलब समझे, अगर हमारे पास दिया है 10 ml, 10 ml की, इतने नूब हम लोग थोड़ी ना है कि इतना हल्की दारू पियेंगे हम लोग। कम से कम कम से कम 50% V बाई V, यानी कि ठीक ठाक नशा चढ़ जाएगा और घर पे जाके बीबी लात भी मारेगी। इसका मतलब क्या लेके चल रहे? C2H5OH, यानी कि यही तो असली चीज़ है, यही तो दारू है, यही अल्कोहल। तो C2H5OH। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 50 ml, मतलब 100 ml में हमारे पास 50 ml क्या है? C2H5OH। अब बचा हुआ 50 ml क्या है? पानी। अब हम लोग अभी गरीबी में चल रहे, इस वजह से नॉर्मली पानी मान के चलते हैं। अब पैसा आएगा 2 दिन सोडा डालेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 कंसंट्रेशन टर्म। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, कि किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है और मास, 2 चीज़ लेके चलते हैं। ठीक, कभी ऐसा हुआ है क्या कि 1 किलो बालू लो, बालू मतलब वॉल्यूम, इस वजह से एक समझाने का तरीका है। किसी चीज़ के अगर मास को गर्म करो, तुम किसी चीज़ के मास को गर्म करो तो उसमें तुमको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ के वॉल्यूम को गर्म करोगे, वॉल्यूम को अगर गर्म किए, तो हम लोग 11th में क्या पढ़ के आए हैं? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार। वहाँ पे हम लोग पढ़ के रखे हैं कि किसी चीज़ का, अगर किसी चीज़ के पास लंबाई है तो गर्म करने पर उसकी लंबाई प्रभावित हो जाएगी। जैसे कि रॉड रहती है, अरे वो ले लो, रेल पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मी में वो फैल जाती है। उसी तरह अगर चौड़ाई है तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगर वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से मिलकर बना होता है, तो वॉल्यूम भी टेम्परेचर बढ़ाने के पर बढ़ जाता है। लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम अभी अपना वजन नाप के आओ, अभी भी तुम 54 किलो के ही रहोगे। भीषण गर्मी में भी नाप के आओ, तब भी तुम 54 किलो के ही रहोगे। तो हमें यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि जो हमारा मास होता है उस पर टेम्परेचर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इस आधार पे अगर हम लोग इसमें निकालने की कोशिश करें किसमें वॉल्यूम अपना प्रभाव डाल, किसमें टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, इसमें कहीं वॉल्यूम है तो इसमें टेम्परेचर का कोई प्रभाव, इसमें वॉल्यूम है तो इसमें टेम्परेचर का प्रभाव, इसमें वॉल्यूम है, इसमें तो कुल ही वॉल्यूम है, तो इसमें भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। तो ये कभी कभी आता है तुम्हारा न्यूमेरिकल या ऑप्शनल बन के आता है कि निम्न में से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म ताप पर निर्भर है या फिर ताप पर निर्भर नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन देखो कि जहाँ पे भी वॉल्यूम दिख रहा हो वो निर्भर करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक नोट कर लो और लिख देना कि ये ताप पर निर्भर नहीं करता, ये ताप पर निर्भर करता है और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। यहाँ तक नोट कर लो।